4500 साल पहले एक अद्भुत, रहस्यमयी और विश्व की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता अचानक गायब हो गई। न कोई बड़ा युद्ध, न कोई बड़े पैमाने पर मारे गए लोगों के अवशेष, न कोई राजा जिसने सब कुछ खत्म कर दिया हो। बस रह गया खामोश पत्थरों का शहर, सूखी नदियों के किनारे बिखरा जीवन और हजारों अनसुलझे सवाल। क्या यह सभ्यता जलवायु परिवर्तन से हारी, या धरती की गहराई में छुपी कोई टेक्टोनिक प्लेट की हलचल ने इसे निगल लिया, या फिर कोई पुराना महामारी रोग इनके बीच फैल गया? सच क्या है? आज हम उसी की खोज करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहेंगे। हम इतिहास पढ़ते हैं, मेसोपोटामिया, मिस्र, रोम, चीन, लेकिन एक सभ्यता ऐसी थी जो दुनिया की बाकी सारी सभ्यताओं से कहीं आगे थी। शहर बसाने की कला में, सफाई व्यवस्था में, जल प्रबंधन में और सामाजिक बराबरी में। यह थी सिंधु घाटी सभ्यता। ये सभ्यता सिर्फ उन्नत नहीं थी, ये इतनी विशाल थी कि इसके 1000 से अधिक नगर और गांव मिले हैं। इनके शहर इतने साफ सुथरे थे कि आधुनिक शहर भी शर्म खा जाए। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आज भी वही है, इतनी उन्नत सभ्यता अचानक खत्म कैसे हो सकती है? और आज हम बिना किसी मिथक, अफवाह या राजनीति के सिर्फ वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर इस रहस्य का समाधान खोजेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी किसी एक शहर की कहानी नहीं है। यह कहानी है नदियों की। पश्चिम में सिंधु नदी और पूर्व में घग्गर हाकरा नाम की नदी। कई वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि यह वही नदी है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में सरस्वती कहा गया है। यह क्षेत्र हजारों वर्षों से उपजाऊ रहा। यहीं आज से लगभग 7000 वर्ष पहले एक छोटा सा गांव उभरता है, मेहरगढ़। यहाँ के लोग सबसे पहले खेती करते हैं, गेहूं, जौ और पालतू पशुओं की देखभाल। ये वही शुरुआती लोग हैं जिनकी मेहनत और ज्ञान पर आगे चलकर पूरी सिंधु घाटी सभ्यता खड़ी होती है। लगभग 2600 ईसा पूर्व दुनिया के नक्शे पर एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है। छोटे छोटे गांव मिलकर बड़े नगरों में बदलने लगते हैं। मेसोपोटामिया और मिस्र भी जरूर उभर रहे थे, पर शहर बसाने की कला में सिंधु घाटी के लोग उनसे कई कदम आगे थे। इनके हर शहर में एक जैसी बातें दिखती हैं। यह किसी एक शासन की नहीं, बल्कि एक पूर्व निर्धारित योजना की निशानी है। हर सड़क बिल्कुल उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है। हर ईंट एक ही आकार और एक ही अनुपात की, 1, 2 और 4 का अनुपात। हर घर के बगल में सार्वजनिक कुएं, हर मोहल्ले से होकर जाने वाली भूमिगत नालियां, ऊपर रहने की जगह, नीचे साफ सफाई और पानी निकालने की व्यवस्था। ऐसा शहरी डिजाइन सिर्फ हमारी आधुनिक दुनिया में ही दिखता है, पर ये लोग इसे 4500 साल पहले बना रहे थे। दुनिया की हर बड़ी सभ्यता में राजा था। मिस्र में फैरो, मेसोपोटामिया में शक्तिशाली राजा। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे दिलचस्प बात यह है, यहां किसी राजा का नाम नहीं मिलता। न कोई विशाल महल, न कोई राजसी समाधि, न कोई ऐसा मंदिर जो किसी शासक की शक्ति बताए। तो शासन चलता कैसे था? कई आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह दुनिया की पहली बड़ी सभ्यता थी जहां सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में नहीं थी। शायद यह समाज गांवों और नगरों की परिषदों द्वारा संचालित होता था, एक तरह की सामूहिक व्यवस्था जिसमें सब लोग बराबर थे। सिंधु घाटी सभ्यता सितारा व्यापारिक शक्ति थी। ये लोग तांबा, मोती, कपड़ा, कीमती पत्थर, मसाले और अनाज का व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर करते थे। इनकी एक सील जिस पर पशु और प्रतीक बने होते हैं, बाहर के देशों में भी मिली है। ये बताती है कि समुद्र के रास्ते आज के ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया तक इनका व्यापार सक्रिय था। लोथल में मिला बंदरगाह इस बात का सबूत है कि समुद्री यात्रा इनके लिए नई नहीं थी। इनके मोती आज भी दुनिया में सबसे बेहतरीन कहे जाते हैं। इनकी तौलने की पद्धति इतनी सटीक थी कि आधुनिक विज्ञान भी उसकी तारीफ करता है। इस समय तक सिंधु घाटी सभ्यता एक पूर्ण महासभ्यता बन चुकी थी। 1000 से अधिक बस्तियां, दुनिया के सबसे बड़े शहरों में गिने जाने वाले नगर,
साफ सुथरे रास्ते, उत्तम सीवेज सिस्टम, मानकीकृत ईंटों के घर, ऐसा समाज जहां विषमता, हिंसा या गरीब अमीर के बड़े निशान नहीं मिलते। यह सभ्यता अपने उच्चतम रूप में थी, दुनिया की सबसे शांतिपूर्ण और सबसे उन्नत नगर सभ्यताओं में से एक। लेकिन इसी के बाद धीरे धीरे एक ऐसा बदलाव शुरू होता है जो इस महान सभ्यता को भीतर से तोड़ देता है। नदियां बदलने लगती हैं, मौसम बदलता है, भूगोल करवट लेता है और फिर अचानक सारी सभ्यता मानो इतिहास से गायब हो जाती है। जब हम किसी सभ्यता की बात करते हैं तो सबसे पहले हम पूछते हैं, यहां रहने वाले लोग कौन थे? उनकी भाषा कैसी थी? उनका खान पान कैसा था? वो किसे पूछते थे? उनकी सोच, उनकी जीवन शैली कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इतिहास में सबसे रहस्यमयी माने जाते हैं। हमारे पास इनके विशाल शहर हैं, शानदार सीवेज सिस्टम है, सटीक तौलने की प्रणाली है, लेकिन इनकी आवाज आज तक हम नहीं समझ पाए। इनकी भाषा, इनकी लिपि आज भी एक अनसुलझी पहेली है। लाखों लोगों पर आधारित कई जनजातीय सिद्धांत बनाए गए। कभी कहा गया कि ये लोग पश्चिम से आए, कभी कहा गया कि ये ईरान की पहाड़ियों से उतरे, लेकिन 2019 से लेकर 2022 तक कई शोधों ने एक साफ तस्वीर दी। राखी गढ़ी में मिले महिला कंकाल की जेनेटिक जांच ने बताया ये लोग न तो पश्चिम एशिया से आए थे, न ही किसी घुमंतु जनजाति के डायरेक्ट वंशज थे। वे स्थानीय थे, भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासी। उनके जीन में दक्षिण एशिया के बहुत पुराने शिकारी संग्रहकर्ता समुदायों की झलक मिलती है और थोड़ी सी जेनेटिक समानता प्राचीन ईरानी खेती समुदायों से भी दिखती है, पर यह मिश्रण भी यहीं दक्षिण एशिया में हुआ था। यानी यह सभ्यता किसी बाहरी द्वारा नहीं बनाई गई थी, इसे यहीं के लोगों ने बनाया और अपने दम पर इस धरती की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक खड़ी की। आज तक दुनिया की कई रहस्यमयी लिपियां समझ ली गई। मिस्र की हायरोग्लिफ, मेसोपोटामिया की कीलाक्षर लिपि, पर सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आज भी एक रहस्य है। क्यों? इसके 3 कारण हैं। पहला, इनमें लंबे वाक्य नहीं हैं। जो भी चिन्ह मिले हैं वो सिर्फ 3 से 5 या 10 प्रतीकों तक सीमित हैं। दूसरा, किसी भी द्विभाषी शिलालेख का मिलना अभी तक संभव नहीं हुआ। जैसे कि मिस्र की लिपि को समझने के लिए रोजेटा स्टोन मिला था। तीसरा, ये प्रतीक किसी ध्वनि को दर्शाते हैं या किसी वस्तु को, इसका निर्णय आज तक नहीं हुआ। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह एक लोगोग्राफिक प्रोटो द्रविडियन भाषा थी, कुछ कहते हैं कि यह एक चित्रात्मक लिपि थी, पर सच ये है आज तक कोई इसे पढ़ नहीं पाया। शायद इनकी आवाज हमेशा के लिए इतिहास में खो गई है। इनका भोजन इनके भूगोल जैसा ही विविध था। शोध बताता है कि वे खाते थे गेहूं, जौ, बाजरा, चावल, हाँ, शुरुआती चावल की खेती भी, मूंग और मसूर जैसी दालें, दूध से बने पदार्थ, मछली और कभी कभार मांस। इनके बर्तनों और अनाज भंडारों में मिले अवशेष बताते हैं कि ये लोग बहुत संगठित तरीके से खेती करते थे। पशुपालन इनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ था। गाय, भैंस, भेड़ और बकरी का उपयोग भोजन और व्यापार दोनों के लिए होता था। और दिलचस्प बात, इनके शहरों में भूखमरी या कुपोषण के कम संकेत मिलते हैं। यह समाज समृद्ध था और भोजन का प्रबंधन बराबरी से होता था। मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति देखो, एक हाथ कमर पर, दूसरे हाथ में चूड़ियां, आत्मविश्वास से भरी मुद्रा। इससे पता चलता है कि लोग आभूषण पहनते थे। तांबे की चूड़ियां, अगेट और कार्नेलियन के मोती, कीमती पत्थरों की मालाएं, बालों के क्लिप, धातु और शंख के आभूषण। उनके कपड़े शायद सूती कपड़े, लपेट कर पहना जाने वाला वस्त्र। पुरुष अक्सर कमरबंद पहनते थे। महिलाएं सुंदर मेकअप का उपयोग भी करती थीं, जैसे प्राकृतिक काजल और लाल मिट्टी का रंग। पूजा पद्धति के मामले में यह सभ्यता बेहद दिलचस्प है। सबसे प्रसिद्ध खोज पशुपति सील, जिसमें एक सींगों वाला पुरुष योग जैसी मुद्रा में बैठा है, चारों तरफ जानवरों से घिरा हुआ। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह शिव का शुरुआती रूप हो सकता है, लेकिन इसके लिए कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। यह एक योगी भी हो सकता है या प्रकृति देवता भी। इनकी पूजा में शामिल थे
उपजाऊ धरती की देवी, वृक्ष, जानवर, जल और संभवतः माता देवी का एक रूप इनके मंदिर बहुत बड़े या विशाल नहीं मिले। मतलब पूजा व्यक्तिगत या सामुदायिक स्तर पर होती थी, राजा जैसे किसी धार्मिक राजनीतिक प्रभुत्व के बिना। हर घर में था बारिश का पानी संग्रह करने की प्रणाली, एक छोटा बाथरूम, घर के बाहर नाली में पानी बहाने की व्यवस्था, मिट्टी के बर्तन और खाना पकाने के औजार। यह दुनिया का पहला समाज था जहां हर घर के पास अपनी सैनिटेशन व्यवस्था थी। न आज की तरह खुले नाले, न गंदगी, न किसी अमीर गरीब का भेद। सभी घर एक नियम के अनुसार बने थे। धोलावीरा सभ्यता की इंजीनियरिंग का सर्वोच्च उदाहरण। यह शहर पानी को स्टोर करने में दुनिया में सबसे आगे था। विशाल जलाशय, चेक डैम और रिजर्वॉयर्स। राजस्थान और कच्छ जैसी सूखी भूमि में इतने बड़े पैमाने पर जल प्रबंधन अद्भुत है। राखी गढ़ी अभी भी खुदाई हो रही है और हर साल नए तथ्य निकल रहे हैं। यह अब इतिहास के सबसे बड़े प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है। ये दोनों शहर बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ दक्षिण एशिया की नहीं थी, बल्कि यह पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे उन्नत और व्यापक शहरी संस्कृतियों में से एक थी। अगर आप दुनिया की किसी भी सभ्यता के शहरों को देखें, मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन, हर शहर का अपना अनोखा स्टाइल होगा। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता कुछ अलग थी। उनके 100 से अधिक शहर, उनकी सड़कें, घर, नालियां, पानी की व्यवस्था सब एक जैसे नियमों पर बने हुए थे, जैसे किसी ने पूरा ब्लूप्रिंट बनाकर पूरे क्षेत्र में कॉपी कर दिया हो। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी ग्रिड प्लानिंग, यानी सड़कें बिल्कुल सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई। छोटे, मध्यम और बड़े रास्ते, सबका तय अनुपात। हैरानी की बात, यह तकनीक रोम, एथेंस या बीजिंग जैसे शहरों में हजारों साल बाद दिखती है, पर 4500 साल पहले यह लोग वही काम कर रहे थे, वह भी ऐसे क्षेत्रों में जहां रेगिस्तान, बाढ़ और अनिश्चित नदियां हमेशा खतरा थीं। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा चमत्कार, ग्रेट बाथ, पूरी तरह वाटरप्रूफ ईंटों से बनी संरचना, एक बड़ा जलाशय, सीढ़ियां, चारों तरफ चेंजिंग रूम्स। इतना एडवांस्ड जल प्रबंधन प्राचीन दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। हर घर में एक बाथरूम, एक नाली, पानी को बाहर ले जाने का प्रबंध, और सभी नालियां बड़े ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ी हुई। आज भी जब आप वहां खड़े होते हैं, ऐसा लगता है अगर कोई नल खोल दे तो पानी आसानी से बहने लग जाएगा। कच्छ जैसा सूखा क्षेत्र, जहां बारिश कब आएगी इसका कोई भरोसा नहीं, वहां धोलावीरा के लोगों ने बना दिए दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े जलाशय। स्टेप वेल, रिजर्वॉयर्स, चेक डैम, एक एक संरचना इतनी बड़ी कि उसमें आज भी पूरा गांव पानी भर सकता है। यह कोई साधारण इंजीनियरिंग नहीं थी, यह सर्वाइवल के लिए बनी एक विज्ञान आधारित संस्कृति थी। हड़प्पा सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक व्यापारिक पावर हाउस था। यहाँ मिले विशाल ग्रैनरीज बताते हैं कि यहाँ अनाज का भंडारण और वितरण बड़े पैमाने पर होता था, और ये वितरण सिर्फ शहर के भीतर नहीं बल्कि दूर दूर तक फैले व्यापारिक नेटवर्क का हिस्सा था। मेसोपोटामिया से मिले अभिलेख बताते हैं वहां के लोग सिंधु घाटी को मेलुहा कहते थे, और मेलुहा से आने वाले सामान, कीमती पत्थर, लकड़ी, धातु बहुत मूल्यवान माने जाते थे। हैरानी की बात, कई मेसोपोटामियन सीलों पर सिंधु घाटी की शक्ल के लोग दिखते हैं। कुछ सीलें सीधे सिंधु घाटी से आई थीं। इसका मतलब यह सभ्यता अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आगे थी। इनके तौलने वाले पत्थर इतने सटीक थे कि आधुनिक वैज्ञानिक आज भी दंग रह जाते हैं। हर वेट एक निश्चित रेशियो में बना हुआ, हर शहर में एक जैसा, हर व्यापारिक केंद्र में एक जैसा। इतनी यूनिफॉर्मिटी बिना किसी राजा के, बिना किसी साम्राज्य के आदेश के कैसे? यह समाज संवाद और सहमति पर चलता था। शायद दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेट अर्बन सिस्टम। इतने बड़े शहर, इतनी समृद्धि, इतना बड़ा भूभाग, लेकिन एक भी हथियार नहीं जो युद्ध के लिए बना हो। ना कोई सैनिक छावनी, ना युद्ध की भित्ति चित्र, ना जले हुए महल, ना कोई मृत शरीर जिसे युद्ध से जोड़ सकें। यह दुनिया की अकेली ऐसी विशाल सभ्यता है जहां युद्ध का सबूत नहीं मिलता। ये लोग व्यापार, शांति, तकनीक और समानता पर आधारित समाज थे।
इतिहास की हर सभ्यता में राजा मिलता है, फिरौन, सम्राट, राजा, सेनापति। लेकिन इस सभ्यता में कोई महल नहीं मिला, न कोई राजा की मूर्ति, न कोई महल जैसा भवन। शायद यह साम्राज्य नहीं, बल्कि समुदायों का जाल था। हर शहर अपनी काउंसिल चलाता था। शायद एक शेयर्ड कल्चरल कोड था जिसे सब मानते थे। उनकी ईंटों का आकार एकदम स्टैंडर्ड था। हर ईंट एक ही रेशियो पर लंबाई, चौड़ाई, मोटाई 4-2-1। कौन तय करता था यह नियम? कैसे पूरे उपमहाद्वीप में एक जैसा रेशियो चला? यह मिस्ट्री है। लेकिन यह यूनिफॉर्मिटी बताती है कि इनके इंजीनियर्स बेहद डिसिप्लिन्ड थे। हर महान सभ्यता का अंत एक कहानी बताता है। मिस्र में युद्ध हुए, मेसोपोटामिया में आक्रमणकारी आए, माया सभ्यता में अकाल पड़ा। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का अंत इतिहास की सबसे रहस्यमयी पहेली है। न किसी युद्ध का सबूत, न किसी बाहरी आक्रमण का निशान, न कोई भूकंप से गिरा नगर, न कोई जलकर खाक हुआ शहर। बस धीरे धीरे खाली होते घर, सूखते कुएं और मौन हो चुके शहर। कई वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सभ्यता इसलिए नहीं खत्म हुई, बल्कि बिखर गई, क्योंकि जिस नदी के किनारे उनके शहर बसते थे, वह नदी धीरे धीरे मर गई। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि सरस्वती जैसी एक विशाल नदी, जो आज घग्गर हकरा नाम से एक सूखी धारा के रूप में मिलती है, कभी बहुत बड़ी और बहती हुई नदी थी। लेकिन लगभग 4000 साल पहले हिमालय में टेक्टोनिक परिवर्तन हुए, नदियों का मार्ग बदला और धीरे धीरे यह नदी कमजोर होती गई। जब नदी गई तो खेत सूखे, फसलें घटी और लोगों को शहर छोड़ने पड़े। आधुनिक जलवायु वैज्ञानिकों ने मिट्टी की परतों में फंसे पोलन और कार्बन को जांच कर पाया। लगभग 2200 ईसा पूर्व के आसपास पूरे दक्षिण एशिया में मानसून कमजोर हुआ। लगातार कई वर्षों तक कम बारिश, नदियों में कम पानी, गर्म और सूखी गर्मियां। इस बदलाव को आज वैज्ञानिक कहते हैं 4 दशक लंबा सूखा। यह सूखा इतना बड़ा था कि खेतों की पैदावार गिर गई, लोगों ने शहर छोड़ दिए और धीरे धीरे सभ्यता टूटकर छोटे छोटे गांवों में बिखर गई। कुछ विद्वान मानते हैं कि सूखा अकेला कारण नहीं था। मोहनजोदड़ो में मिले कुछ कंकाल ऐसे स्थानों पर पाए गए जहां सामान्य परिस्थितियों में शव नहीं छोड़े जाते। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार कहीं किसी बीमारी ने अचानक मृत्यु की लहर ला दी होगी, लेकिन सबूत कम हैं और यह सिद्धांत सबसे कम स्वीकार किया गया है। फिर भी एक संभावना यह बनी रहती है, जब भोजन कम हुआ, पानी कम हुआ, तो रोग तेजी से फैल सकते थे। 20वीं सदी के कई इतिहासकारों ने दावा किया था कि उत्तर से आने वाली जनजातियों ने इन शहरों पर हमला किया, पर आज इसकी पुष्टि नहीं होती, क्योंकि कोई युद्ध स्थल नहीं मिला, कोई हथियार नहीं मिला, कोई किले नहीं टूटे, किसी बड़े दंगे या जनसंहार का सबूत नहीं मिला। अगर कोई बाहरी लोग आए भी तो उन्होंने शहरों पर कब्जा नहीं किया, बल्कि खाली होते शहरों को बस पाया। इसलिए आधुनिक वैज्ञानिक इस सिद्धांत को लगभग छोड़ चुके हैं। यह सभ्यता अचानक खत्म नहीं हुई, यह एक धीमी प्रक्रिया थी। 2600 ईसा पूर्व सभ्यता का सुनहरा दौर, 2200 ईसा पूर्व जलवायु बदलना शुरू, 2000 ईसा पूर्व व्यापार कम हुआ, 1900 ईसा पूर्व बड़े शहर खाली होने लगे, 1500 ईसा पूर्व छोटी छोटी बस्तियां बची, 1300 ईसा पूर्व सभ्यता समाप्त। यानी लगभग 1000 वर्षों में यह सभ्यता टूटकर गांवों में बदल गई। ये प्रश्न सबसे भावनात्मक है। क्या ये लोग अचानक गायब हो गए? उत्तर है नहीं, ये लोग मरे नहीं, बस बदले। नदी के किनारों से हटकर गंगा यमुना क्षेत्र में फैल गए, कृषि और पशुपालन को अपनाया, स्थानीय संस्कृतियों में घुल मिल गए। ताजा आनुवंशिक अध्ययनों से पता चलता है उनके वंशज आज भी भारतीय उपमहाद्वीप की आबादी में मौजूद हैं। हाँ, वह सभ्यता खत्म हुई, पर उसके लोग कभी खत्म नहीं हुए। कई भाषाविद कहते हैं कि दक्षिण भारत की कुछ भाषाओं में सिंधु घाटी के लोगों की भाषा की छाया आज भी मौजूद है, जो लिपि आज तक नहीं पढ़ी गई।
उसकी जड़ें शायद भारतीय भाषाई परिवारों में कहीं छिपी हैं। कभी भविष्य में शायद कोई रोजेटा स्टोन मिले और उस दिन हम इन लोगों की आवाज सुन पाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया को 3 बातें सिखाती है। पहला, उन्नति बिना युद्ध के भी संभव है। इन लोगों ने हथियार नहीं बनाए, उन्होंने नालियां बनाई, जलाशय बनाए, घरों में बाथरूम बनाए। दूसरा, प्रकृति के साथ युद्ध में कोई नहीं जीतता। जब नदियां चली गईं, हर शहर खाली हो गया। तीसरा, मानवता का असली मूल्य स्थिरता में है। 4000 साल बाद भी उनकी ईंटें सलामत हैं, उनकी सड़कें सीधी हैं, उनकी ड्रेन सिस्टम दुनिया के लिए आज भी वंडर है। आज मोहनजोदड़ो की गलियों में हवा बहती है, धोलावीरा के रिजर्वायर सूखे खड़े हैं, हड़प्पा की दीवारें चुपचाप समय सह रही हैं। लेकिन अगर गौर से सुनो, इन खंडहरों में आज भी उन लोगों की कदमों की आवाज गूंजती है जिन्होंने कभी दुनिया के सबसे आधुनिक शहर बनाए थे। सभ्यता चली गई, लेकिन उनकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी।